हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी इंग्लिश। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और आई होप कि आप सब लोगों ने फॉर्म भी फिल कर दिए होंगे। तो आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं और क्या स्टडी होनी चाहिए पढ़ने की। तो शुरू करते हैं सिलेबस डिस्कशन ऑफ यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्ज़ाम। तो अगर फॉर्म से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि फॉर्म से जो भी आपका डाउट है उसे। अब सबसे पहले हम यूपी टीजीटी के इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यूपी टीजीटी के सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। एक लैंग्वेज पोर्शन है हमारा और दूसरा लिटरेचर पोर्शन है। पहला पोर्शन सेक्शन 1 लैंग्वेज पोर्शन। अब जैसा कि इसमें अनसीन पैसेज, सबसे पहला पॉइंट हमें यही दिया गया है कि अनसीन पैसेज। और अनसीन पैसेज ऐसा नहीं है कि मतलब बस क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे उसमें या अनसीन पैसेज में से क्वेश्चन ही छांटने के लिए आते हैं। पैराग्राफ किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे पैराग्राफ में आपको फिल इन द ब्लैंक्स छांटने के लिए आ सकते हैं, आर्टिकल सेट करने के लिए आ सकते हैं या प्रीपोजिशंस भरने के लिए आ सकती हैं। और एक अनसीन पैसेज टीजीटी में आता जरूरी ही है। अब चलते हैं, दूसरा पॉइंट दिया हुआ है जैसा कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीचेस का। तो सेकंड पॉइंट दिया है पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच जैसे टोटल 8 पार्ट ऑफ स्पीचेज होते हैं, तो सीधा सीधा क्वेश्चन तो कभी नहीं पूछा जाता पार्ट ऑफ स्पीच से। बस इसमें क्या होता है कि जैसे कोई सेंटेंस दे दिया है और सेंटेंस के अंदर किसी भी वर्ड के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये वर्ड कैसा, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच को दर्शाता है। जैसे लास्ट टाइम भी टीजीटी में पार्ट ऑफ स्पीच से 3-4 क्वेश्चन बने थे, जिसमें सिर्फ एक ही वर्ड को, राउंड वर्ड को 3 बार पूछा गया था 3 क्वेश्चंस में कि इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। और इसी तरीके से नाउन नंबर्स से रिलेटेड एरर आ सकते हैं उसमें, या नाउन्स की पार्ट ऑफ स्पीचेस पूछी जा सकती हैं। एडवर्ब को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ऐसे ही प्रीपोजिशन को फोकस किया जाता है। और आगे अब अगला पॉइंट आता है हमारा स्पेलिंग करेक्शन। स्पेलिंग करेक्शन अगर लास्ट पेपर का एनालिसिस देखा जाए तो उसमें स्पेलिंग एरर को लेकर कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बने हैं। अब 10 क्वेश्चन स्पेलिंग करेक्शन को लेकर बने हैं, तो स्पेलिंग करेक्शन वाला पार्ट जो हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो लैंग्वेज के और लिटरेचर के जो पार्टीशन हुआ है, जैसे 125 हमारे क्वेश्चंस आते हैं, उसमें 125 क्वेश्चंस में से लास्ट पेपर में जो ग्रामर के क्वेश्चन बने हैं वो 55 थे और जो लिटरेचर के क्वेश्चन थे वो 70 थे। अब आप लगा सकते हैं कि मतलब किस तरीके का रेशो रहता है, मतलब ग्रामर का रेशो क्या है और लिटरेचर का रेशो किस तरीके से है। तो लिटरेचर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग कहते हैं कि मतलब टीजीटी में ग्रामर का रोल ज़्यादा होता है और ग्रामर को ही ज़्यादा वेटेज मिलता है, ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर से बनेंगे, पर ऐसा नहीं है। अगर लास्ट वाले एग्ज़ाम को देखा जाए तो उसमें 70% सिलेबस हमारा 70 क्वेश्चन हमारे लिटरेचर से थे। अब अगले पार्ट की बात करें तो अब बारी आती है पंचुएशन की। पंचुएशन से भी 3-4 क्वेश्चंस आए थे लास्ट एग्ज़ाम में भी। और पंचुएशन कह सकते हैं कि अगर रेशो में देखा जाए तो 125 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चंस पंचुएशन से ज़रूर आते हैं। और इसमें क्वेश्चंस को सही तरीके से लिखना और उसमें किस तरीके से कहाँ पर मार्क लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा और इन्वर्टेड कोमास लगेंगे, इस तरीके की बात कही जाती है। उसके बाद बारी आती है वोकैब की। अब वोकैब में क्या है, वोकैब में वो ऐसा नहीं है सीधे सीधे ही पूछा जाए, इसमें सिनोनियम, एंटोनियम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और ईडियम, फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करके पूछ ली जाती हैं। तो हमें इन्हें भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि ग्रामर में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। जैसे अब आप ही लगाओ कि वोकैब में 10 क्वेश्चन तो वोकैब से थे और 10 क्वेश्चन तो हमारे स्पेलिंग करेक्शन से थे और फिर वोकैब से भी इतने सारे क्वेश्चंस बने कि मतलब मीनिंग बताने के हिसाब से एंटोनियम आया, सिनोनियम आया, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए।
अब इसके बाद बारी आती है टेंसेस की। तो टेंसेस में क्या, टेंसेस में मतलब आपको जैसे ट्रांसफॉर्मेशन है, लास्ट वाला हमारा पॉइंट जो है ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है कि एक टेंस को, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में बदला जाता है। जैसे मतलब जैसे पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस को हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदलने के लिए आ जाएगा, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो उसे वापस से पॉजिटिव सेंटेंस में बदलने के लिए आ जाएगा, या फिर पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बदलने के लिए इंटेरोगेटिव से एक्सक्लेमेटरी या इम्पेरेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए आ जाएगा। दूसरी तरफ टेंसेस में टेंस बदलने के लिए भी आ सकता है कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को पास्ट टेंस के सेंटेंस में बदलना, या फिर पास्ट टेंस के सेंटेंस को फ्यूचर टेंस के सेंटेंस में बदलना, या फिर और इससे अलग, हाँ, और अब इससे आगे देखते हैं तो टेंसेस में जैसे सेंटेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव होता है, ये सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है और कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो इनसे बहुत ज़्यादा संभावना रहती है क्वेश्चन बनने की कि कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके के होते हैं, या फिर कंपाउंड सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे बदलें, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को वापस से सिंपल सेंटेंस में किस तरीके से बदलें। तो ऐसे इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बारी आती है नरेशन की। तो नरेशन में डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलना और इनडायरेक्ट सेंटेंस को डायरेक्ट सेंटेंस में बदलना, इस तरीके की चीज़ें पूछी जाती है। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, पर इससे नरेशन से भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद बारी आती है प्रीपोजिशन यूजेस की। तो प्रीपोजिशन यूजेस में यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रीपोजिशन जो है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीचेस में भी देखा जाए, और इन्होंने पार्ट ऑफ स्पीचेस का हिस्सा ही तो है प्रीपोजिशन, लेकिन फिर भी इन्होंने अलग से रेफरेंस दिया है कि हमें प्रीपोजिशन यूजेस को रेफरेंस देना है। तो प्रीपोजिशन यूजेस को हमें बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा कि किस तरीके से कहाँ पर प्रीपोजिशन कैसे लगाई जाती है, क्योंकि प्रीपोजिशन इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके बाद नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। अब बारी आती है सेक्शन 2 लिटरेचर की। अब लिटरेचर में टीजीटी के सिलेबस की बात कही जाए तो टीजीटी के सिलेबस में लिटरेचर में कहा जाता है कि मुश्किल से 4 राइटर आते हैं, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें इन 4 राइटर्स को ही पढ़ना है, इन्हीं में से क्वेश्चन बन जाएंगे। कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर में नहीं बनते। तो इसमें क्या होगा कि ये राइटर जिस भी एज से बिलोंग कर रहे हैं, हमें उस एज की पूरी डिटेल्स को जानना होगा बहुत ढंग से। उसके बाद जैसे शेक्सपियर हैं, शेक्सपियर रिनासा से बिलोंग करते हैं, एज ऑफ रिनाशा या फिर एलिजाबेथन एज कह लो, तो हमें उस एलिजाबेथन एज को भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना होगा, तभी हम उसमें क्वेश्चंस ठीक कर पाएंगे। उसके बाद जैसे जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन को कहा जाता है कि ये लॉस्ट चाइल्ड ऑफ रिनासा हैं, तो इनके बारे में भी पूरी डिटेल में जानना होगा। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ, तो विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे ये नेचर रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और इन्हें नेचर पोएट कहा जाता है, तो इनकी भी इनकी एज के बारे में या फिर इस रोमांटिक एज से रिलेटेड और जितने भी राइटर्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि पेपर में घुमा कर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये किस एज से रिलेट कर रहे हैं और क्या है, इस तरीके से। उसके बाद अगर हम जॉन गाल्सवर्दी की बात करें तो जॉन गाल्सवर्दी एक नॉवेलिस्ट हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं और इनकी एज से रिलेट करते हुए चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये तो हुई हमारे ऑथर और देयर वर्क की बात। देन अब हम फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करें तो हमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, क्योंकि फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर कम से कम 125 क्वेश्चंस में से 20 या 25 क्वेश्चन फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर के ज़रूर होते हैं। और इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पोएम की लाइन देकर ही पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सी फॉर्म है, मतलब ये कौन सी पोएम है, जैसे इलेजी हुई, सोनेट हुआ, या फिर इस तरीके से। या फिर जैसे हमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर की बात करें तो जैसे इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है हमारा ड्रामा सेक्शन, दूसरा हमारा पोइट्री सेक्शन होता है और फिर प्रोज सेक्शन होता है। तो ड्रामा सेक्शन में क्या है, ड्रामा सेक्शन को भी 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, एक ट्रेजेडी पार्ट होता है, एक कॉमेडी पार्ट होता है। तो ऐसे भी पूछ लिया जाता है कई बार कि राइटर का वर्क दे दिया है और उसे पूछ लिया कि ये ट्रेजेडी है या कॉमेडी है, या फिर इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले कॉमेडी नहीं है या कॉमेडी है, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और दूसरा अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री भी दो सेक्शंस में डिवाइड की गई है, एक नरेटिव पोइट्री होती हैं और नॉन नरेटिव
पोइट्री होती है। तो नरेटिव पोइट्री के अंदर जिस तरीके से नरेटिव पोइट्री में जो आते हैं वो एपिक आते हैं, मोक एपिक आते हैं, बैलेड आते हैं। तो इन सब के बारे में भी पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम मोस्ट फेमस मोक एपिक की बात करें तो रेप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पॉप का है। और इस तरीके से ही हर एक ड्रामा फॉर्म का या हर एक लिटरेचर की फॉर्म के किसी भी वर्क के बारे में, फेमस वर्क के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये क्या है। और दूसरा जो हमारी नॉन नरेटिव पोइट्री होती है तो उसमें भी जैसे उसमें लिरिक है, इलेजी है, ऑड है, सोनेट है। तो सोनेट पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं या फिर सोनेट की राइमिंग स्कीम पूछ ली जाती है। जैसे कि पेट्रार्कन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है, और जो एलिजाबेथन एज से रिलेट करते हैं, मतलब शेक्सपियरन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या है। तो इस तरीके से राइमिंग स्कीम भी पूछ ली जाती है। तो हमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को भी नेगलेक्ट नहीं करना है, बहुत अच्छे से इसे डिटेल में पढ़ना होगा। अब इससे आगे हम जैसे ड्रामा पोर्शन की बात करें तो ड्रामा हमने बात की कि ट्रेजेडी होती है और कॉमेडी होती है। तो ट्रेजेडी में क्या है, ट्रेजेडी में मतलब जैसे शेक्सपियर की बहुत सारी फेमस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 4 फेमस ट्रेजेडी के बारे में बात की गई है, उनका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहली जो शेक्सपियर की फेमस ट्रेजेडी है वो हैमलेट शुरू होती है। फिर उसके बाद ओथेलो की बारी आती है, फिर उसके बाद किंग लियर की बारी आती है। देन अगर हम उसके बाद बात करें तो मैकबेथ की बारी आती है। तो इस तरीके से हम इसका न्यूमोनिक भी बना सकते हैं जो हुक्म करके होगा HOKM, H फॉर हैमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर, M फॉर मैकबेथ। तो इस तरीके से सीरीज में भी आता है कि सबसे पहले जो इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी हैं तो उसमें सबसे पहले कौन सी थी, हैमलेट थी, फिर ओथेलो थी, फिर किंग लियर थी, देन मैकबेथ थी। तो इस तरीके से ग्रेट ट्रेजेडी पूछ ली गई। या फिर शेक्सपियर के जो रोमन प्लेज हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे TGT सिलेबस की। तो TGT सिलेबस में और जो बच्चे TGT की तैयारी कर रहे हैं और वो प्रैक्टिस सेट के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं डेली इसी चैनल पर 30 क्वेश्चंस डेली कराया करूँगी। और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल होंगे। और उसमें डेली के कम से कम अगर तुमने रेगुलर प्रैक्टिस की इस चैनल से तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं जो सारे भी क्वेश्चन लेकर आऊँगी वो सबसे यूनिक होंगे। और सारे जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको मैं उसमें मिक्स करूँगी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इनसे बन सकते हैं उन सब का भी मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन दूँगी उन्हीं क्वेश्चंस में। तो आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो। अब इसके बाद हम देखते हैं UP PGT इंग्लिश का सिलेबस। तो इसमें क्या है, आप जो बच्चे TGT और PGT दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि जो वो TGT में पढ़ेंगे वो ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो PGT से सिमिलर हैं। तो जैसे PGT का सिलेबस है, PGT का जो लैंग्वेज, PGT के सिलेबस को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो उसमें जो लैंग्वेज पोर्शन है वो बिल्कुल सेम ही है जो TGT का लैंग्वेज पोर्शन है। तो आपको ऐसा नहीं है कि PGT के लिए अलग तैयारी करनी है और TGT के लिए अलग तैयारी करनी है। तो लैंग्वेज पोर्शन तो एक ही उससे रेडी हो सकता है, क्योंकि हम लैंग्वेज पोर्शन को बहुत ही अच्छे से एक ही बार में पढ़ेंगे। उसी से हमारा दोनों का काम हो जाएगा कि हम TGT में भी उसी से लगा सकते हैं क्वेश्चन और PGT में भी। क्योंकि देखो लैंग्वेज पोर्शन में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वही हैं अनसीन पैसेज। जैसे लास्ट टाइम भी PGT के पेपर में 2 अनसीन पैसेज पूछे गए थे। तो अनसीन पैसेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रट के जाना होता है बहुत सारी चीज़ें। अगर हम रीडिंग प्रॉपरली कर रहे हैं तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसलिए हमें प्रॉपर रीडिंग करनी होगी। और डेली का या तो हम न्यूज़पेपर पढ़ें या आर्टिकल पढ़ें तो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो उसके बाद अगर हम बात करें टेंसेस की, तो टेंसेस वही जो मैंने पहले ही समझाया था आपको कि टेंसेस में क्या जो चेंजेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना, कंपाउंड से फिर पॉजिटिव सेंटेंस बनाना, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। या फिर कभी कभी क्लॉजेस भी पूछ ली जाती है कि इस टेंस में नाउन क्लोज है या एडवर्ब क्लोज है या एडजेक्टिव क्लोज है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बनते हैं। उसके बाद अगर हम स्पेलिंग करेक्शन की बात करें तो स्पेलिंग करेक्शन पर इस PGT के पोर्शन में हालांकि कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं आएंगे। 2-3 क्वेश्चन तो जरूर मान के चलो कि स्पेलिंग करेक्शन पर आने ही हैं। तो स्पेलिंग करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि TGT में भी उसके 10 से 12 क्वेश्चन बने थे और PGT में भी 2-3 क्वेश्चन जरूर आए थे स्पेलिंग करेक्शन के। तो और स्पेलिंग करेक्शन के लिए अगर स्ट्रेटेजी देखी जाए तो इसमें
ये नहीं है कि हम इन्हें रट लेंगे, क्योंकि सारी स्पेलिंग कभी भी याद नहीं हो सकती, कितना ही कोशिश कर लो पर याद नहीं होंगी। लेकिन एक तरीका ये है कि अगर हम स्पेलिंग करेक्शन करना चाहते हैं तो हम जो भी वर्ड हम पढ़ रहे हैं, जो भी हमें डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है, तो हम उसको बार बार लिख कर उसी वक्त लिख कर देखते रहें, तो उससे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। जैसे हमारे मन में चलते रहते वर्ड्स हैं तो उनकी भी हम स्पेलिंग रीचेक करते रहें। समटाइम्स कभी दिमाग में आता है कि मतलब ये वर्ड की स्पेल क्या होगी, तो इस तरीके से हम अगर उसे लिखें तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। या फिर हम अगर बुक रीडिंग ही कर रहे हैं तो बुक रीडिंग के जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी स्पेलिंग को एक बार खुद से लिख लिख कर देखें, तो उससे हमारे स्पेलिंग करेक्शन पर बहुत इम्प्रूवमेंट मिलता है। उसके बाद अगर हम पंचुएशन की बात करें तो पंचुएशन में वही मार्क्स लगाने होते हैं, किस तरीके से हम मार्क कर सकते हैं, फुल स्टॉप कहाँ लगता है, इन्वर्टेड कोमास का यूज़ क्या है, कॉलम क्या है, सेमी कॉलम क्या है, इस तरीके से ये कहाँ पर यूज़ होती है, इन सब के बारे में कहा जाता है। उसके बाद हम नरेशन की बात करें तो नरेशन में वही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने होते हैं सेंटेंसेस, और तो उनके लिए हमें हर एक टेंस का पता होना चाहिए कि किस टेंस को हम किस में बदलते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच है तो हम उसे पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। तो इस तरीके से हमें हर एक रूल आना चाहिए, असर्टिव सेंटेंस का भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का भी और इम्पेरेटिव सेंटेंस का भी। हर तरीके के रूल को हमें नरेशन के लिए समझना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम वोकैब की बात करें तो वोकैब में ये सारी चीज़ें रिलेट होंगी, एंटोनिम सिनोनिम आ सकते हैं, या फिर सेंटेंस के अंदर एक वर्ड दे दिया, एक पर्टिकुलर वर्ड, उसका मीनिंग पूछ लिया, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ईडियम फ्रेजेस में लास्ट ईयर भी 5 से 6 क्वेश्चंस ईडियम फ्रेजेस से थे, तो ईडियम फ्रेजेस को भी मतलब ध्यान में रखना है। इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं जो है हमारा लिटरेचर पार्ट। ओके, तो अब हम लिटरेचर पार्ट के बारे में बात करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। ओके, सेकंड पार्ट लिटरेचर। अब लिटरेचर में जैसे कि अगर हम टीजीटी लिटरेचर की बात करें और पीजीटी लिटरेचर की बात करें तो इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो है वो तो सेम ही पार्ट है, क्योंकि अगर हम टीजीटी के लिए भी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें भी लिटरेचर का पार्ट जो होगा वो उस मतलब फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर जो भी होंगी वो हमें पीजीटी में भी काम देंगी, या फिर हम एक ही बार मतलब दोनों के लिए प्रिपेयर अच्छे से कर सकते हैं। तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में जैसे 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट को बहुत अच्छे से देखना है। ड्रामा पार्ट क्या है, पोइट्री पोर्शन कौन सा है और प्रोज पोर्शन कौन सा है, इन तीनों को बहुत ध्यान से समझना होगा। उसके बाद इसमें ऑथर्स जो दिए हुए हैं वो बहुत सारे दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है मतलब टीजीटी में तो 4 ही ऑथर्स को हमें तैयार करना था, तो 2 ऑथर्स तो वही कॉमन है इसमें भी पीजीटी में, मतलब वर्ड्सवर्थ और विलियम शेक्सपियर, ये दोनों तो इसी में इसमें भी हैं और मतलब पीजीटी में भी हैं और टीजीटी में भी है, ये दोनों कॉमन हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें सारे ऑथर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं हम बारी बारी से। तो हमें इनकी एज के बारे में भी जानना होगा कि मतलब ये कौन सी एज से बिलोंग करते थे, किस ऑथर के कितने वर्क्स हैं, सबके बारे में हमें डिटेल में जानना होगा, क्योंकि अगर हम हर एक ऑथर की एज को जान लेते हैं तो उससे हमें उनकी डीओ भी याद करने में आसानी होती है। जैसे अगर कई बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया जाता है कि कौन से ऑथर का जन्म कब हुआ था या कौन सा ऑथर किस एज से बिलोंग करता है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो अगर हम जैसे वर्ड्सवर्थ की बात करें तो सभी जानते हैं कि ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही और कौन राइटर्स हैं जो रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं, तो जैसे पीवी शैली की बात हुई और जॉन कीट्स की बात हुई, तो ये सब क्या रोमांटिक पोएट्स हैं, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ के कंटेम्प्रेरी रहे हैं। उसके बाद अगर हम चार्ल्स लैम की बात करते हैं तो चार्ल्स लैम हमारे रोमांटिक एसेइस्ट हैं, तो इन्हें आप चाइल्ड ऑफ इंग्लिश एसेज का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद अगर हम चार्ल्स डिकेंस की बात करें तो ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। तो इसी तरीके से हमें हर एक राइटर की एज के बारे में पता होना चाहिए। अगर हमें एज का हर एक पोर्शन पता है तो हम उनकी डीओवी और सब मतलब डीओवी और उनकी डेथ की जो सन है उन्हें याद करने में हमें आसानी होती है कि ये किस एज से बिलोंग कर रहे हैं। अगर हमें कोई कन्फ्यूजन भी हुआ तो तब उससे क्लियर हो जाता है एज वाइज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हम बात कर रहे थे अब बात करते हैं हम मैथ्यू आर्नोल्ड की। तो सॉरी इसमें यहाँ पे डब्लू होना चाहिए।
ओके, मैथ्यू आर्नोल्ड जैसे कि ये विक्टोरियन पोएट है, हम सभी लोग जानते हैं। उसके बाद मैथ्यू आर्नोल्ड के बाद टी एस इलियट हैं और थॉमस हार्डी हैं। ये सारे जो पोएट्स हैं, ये जो जितने भी नॉवलिस्ट और राइटर्स हैं, ये सब कहाँ के हैं? विक्टोरियन पोएट्स हैं ये सब। उसके बाद टी एस इलियट की बात करें तो ये 20th पोएट या प्ले राइट कहे जाते हैं। हाँ, माफ़ कीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो तो। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वॉल्ट विटमैन, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, विलियम फॉकनर, ये सब राइटर्स, ये सब अमेरिकन राइटर्स हैं। तो इन्हें अलग से पढ़ना होगा, इनकी सारे मतलब इनकी बिलोंगिंग्स और इनकी एज के बारे में हमें ध्यान से पढ़ना होगा। उसके बाद अगर हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो इनकी एज के बारे में भी हमें ध्यान से पढ़ना है। और ये कमला दास, मुल्क राजा आनंद, निसीम एजिकल, ये सब इंडियन राइटर्स जो हैं, इनके बारे में भी हमें ध्यान से पढ़ना होगा। तो बेसिकली हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर भी ध्यान से मतलब ध्यान देना है और उसे अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और विलियम शेक्सपियर के बारे में कौन नहीं जानता, सब अच्छे से जानते हैं। और हमें टीजीटी के लिए भी प्रिपेयर करना है और पीजीटी में भी वही काम आएगा, ठीक। अब जैसा कि अब हम अपनी लास्ट स्लाइड पे पहुंच चुके हैं, तो अब पीजीटी के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें ये सब चीज़ों को पढ़ना है। हाँ, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि हमें किस चीज़ को कितना वेटेज देना है और कितने क्वेश्चंस मतलब किस पोर्शन से कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो हमें किस पोर्शन को ज़्यादा पढ़ना है, किस पोर्शन पर हम कम भी ध्यान दें तब भी काम चल जाएगा। तो जैसा कि हम अगर ग्रामर पोर्शन में बात करें तो ग्रामर में हमें वोकैब को बहुत ज़्यादा वेटेज देनी है, क्योंकि वोकैब से पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं और इस बार भी वोकैब से स्पेलिंग करेक्शन को लेकर, एंटोनियम सिनोनियम को लेकर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर, पार्ट ऑफ स्पीचेस, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए हमें वोकैब पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद अगर लैंग्वेज पोर्शन में देखा जाए तो दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो आएगा हमारा टेंसेस या फिर पार्ट ऑफ स्पीचेस को भी हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है कि किसी सेंटेंस का ये वर्ड क्या है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, उस तरीके से उसे पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम इसके बाद नरेशन की बात करें तो नरेशन से भी 100% 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, तो नरेशंस पर भी ज़्यादा फोकस करना है। और अगर हम अनसीन पैसेज की बात करें तो अनसीन पैसेज को भी हमें ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अनसीन पैसेज से 1 से 2 अनसीन पैसेज जरूर आते हैं। तो अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो स्ट्रैटेजी में अनसीन पैसेज को तैयार करने के लिए डेली एक मतलब रीडिंग करनी ज़रूरी है। एक पेज या 2 पेज की रीडिंग ज़रूरी है डेली, तो जिससे कि हमें अच्छे से उसकी नॉलेज हो सके। और हम क्योंकि कम समय रहता है पेपर के टाइम पे, हम उसे पढ़ने में, उसे समझने में ही टाइम लगा देते हैं। तो इससे अच्छा हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, इसलिए इसके लिए हमें डेली पढ़ने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से उसे समझ सकें। उसके बाद लैंग्वेज पोर्शन की ये बात हो गई। अब चलते हैं लिटरेचर पोर्शन पे। तो लिटरेचर पोर्शन के लिए आपको जैसे थियरी तो कहीं से भी कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि उनके पास हमारे पास बुक होती हैं, बुक से भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन जो चीज़ हमें बुक में समझ में नहीं आती, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें यूट्यूब की हेल्प होती है। तो मैं भी कॉन्सेप्ट वाइज कुछ वीडियोज़ बनाऊँगी। अगर आपको ये मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगती है, समझना अच्छा लगता है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि मैं कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो बनाऊँ या प्रैक्टिस सेट्स आपको कराऊँ। तो आपको, और दूसरी बात, क्योंकि हमें किसी भी पेपर को तैयार करने के लिए 3 चीज़ों पर मेनली फोकस करना होता है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट में हमें किस राइटर के बारे में क्या बातें कही गई हैं, उनका वर्क क्या है, किस तरीके से क्या मतलब क्या उनकी बैकग्राउंड रहा है और किस तरीके से हमें उसे समझना है। दूसरा पार्ट आता है हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रोल अदा करते हैं। हमें इससे ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि हम किस तरीके से मतलब कि ये किस तरीके के पिछली बार क्वेश्चन बने हैं और हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हो तो उससे आप खुद ही समझ जाओगे कि मतलब हमें कौन से राइटर को कितना समय देना है और हमें कितने अच्छे से उसे तैयार करना है। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस
हमें MCQs के का प्रैक्टिस करना होता है, प्रैक्टिस सेट लगाने होते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट भी बहुत ज़्यादा रोल निभाते हैं। तो इन 3 चीज़ों पर मेनली फोकस करना है लिटरेचर की प्रिपरेशन के लिए। या तो आप कोई भी बुक खरीद सकते हो मार्केट से, जिससे आप थियरी अपनी डेवलप कर सको, मतलब थियरी को पढ़ सको। दूसरा, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाओ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाओ, जो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगी। प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी को मिक्स करके डेली 30 क्वेश्चंस आपके मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाया करेंगे, तो उससे भी आपकी प्रैक्टिस डेली होगी। और आप पहला प्रैक्टिस सेट देखना, आप उसको देख कर ही समझ जाओगे कि मतलब किस तरीके से है। पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ आपको वो वीडियो दी जाएगी। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। और कमेंट करके मुझे प्लीज़ ये और बताइएगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। आपको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है तो मैं कॉन्सेप्ट की वीडियोस भी लाया करूँगी, और आपको अगर प्रैक्टिस सेट ही चाहिए तो प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगी। प्लस लिटरेचर के भी कराऊँगी और उसके साथ ग्रामर के भी वो भी कराऊँगी। और प्लस हमारी वोकैब की क्लास अलग चला करेगी कि उसमें वोकैब रहेगी, इसमें इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, डेली 10 वोकैब हम किया करेंगे। और उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से उन्हें याद करना है। तो ठीक है।